हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया है कि हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए अच्छे से समझना है और बार बार अभ्यास करना है और एक ट्रिक्स के साथ में अच्छे से पढ़ना है। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हो, जिस प्रकार से हम लोग गागर में सागर भरते हैं उसी प्रकार से आज हम एक नया टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। और यहाँ से जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हमारे एग्जाम की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, कम से कम 2 सवाल, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ 8 नंबर के सवाल तो यहाँ से पूछा ही पूछा जाएगा, जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ 5-10 मिनट में। ठीक है, अब देखो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो जन्म पढ़ना है कि जन्म कब होता है। तो प्यारे बच्चों, जन्म कब होता है? 1889 ईस्वी में होता है। अब कहाँ होता है वो बाद की बात है, पहले हम लोग निधन की बात कर ले। निधन कब होता है? 1937 ईस्वी में। देखो 1889 1937 मतलब लगभग 48 अल्पायु में ही इनके क्या हो गया था? निधन हो गया था। 48 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया। अब जन्म कहाँ होता है प्यारे बच्चों? काशी में, जिसे हम लोग वाराणसी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। और कहाँ हुआ? एक परिवार था, शुंगनी शाहू परिवार में इनका जन्म होता है। शुंगनी शाहू परिवार में इनका जन्म होता है। ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि शुंगनी शाहू परिवार में किस कवि का जन्म होता है। तो वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब जो सवाल पूछा जाता है बेटा, वो सवाल कहाँ से आता है? वो सवाल आता है इनकी रचनाओं से। तो इनकी रचनाओं के बारे में याद करना है और क्रम वाइज याद रखना है, क्योंकि क्रम वाइज ऐसे पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को क्रम वाइज लगाए कि सबसे पहले रचना कौन कौन सी प्रकाशित हुई, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी हुई। तो सबसे पहले जो रचना प्रकाशित हो जाएगी उनका उसका नाम क्या है? प्रेम पथिक है। कौन सा है? प्रेम पथिक। प्रेम पथिक। उसके बाद कौन सी है? चित्राधार। चित्राधार। फिर कौन सी आती है बेटा? करुणालय। करुणालय। फिर कौन सी आती है? कानन कुसुम। कानन कुसुम। क्रम वाइज ध्यान रखना, कानन कुसुम। कानन कुसुम। फिर आती है महाराणा का महत्व। महाराणा का महत्व। ठीक है। उसके बाद आती है झरना। फिर आती है आंसू। ध्यान रखना, इनको बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर आती है लहर। और फिर की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है कामायनी। और इनको क्रमवाइज याद रखना है। समय सीमा की बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और किस भाषा में? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। लेकिन 1905 ईस्वी में तो ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी, लेकिन 1913 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में इसे खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया। खड़ी बोली में परिवर्तित कर दिया गया, यानी कि ब्रज भाषा से किस में? और किसने किया? जयशंकर प्रसाद जी ने किया, और किसी ने नहीं किया। तुम सोचो कि किसी और ने किया था, किसी और ने नहीं किया था। ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है। अब चित्राधार में इन्होंने जो 1906 से लेके 1909 तक जो रचनाएं लिखी वो इसमें हमें चित्राधार में प्राप्त होती है। करुणालय लिखी जाती है 1913 ईस्वी में। इस रचना को क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य भी कहा जाता है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य भी ये भी ध्यान रखना, गीति नाट्य, क्योंकि ये चीजें पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है, तो आपको बताना है करुणालय। ठीक है। चित्राधार में कब से कब तक रचनाएं प्रकाशित हुई? 1906 से लेकर 1909 तक जो इन्होंने लिखा वो सब चित्राधार में है। ऐसे आपको याद है। करुणालय कब लिखा गया? 1913 में। अब आता है कानन कुसुम। कानन कुसुम कब लिखा गया? 1913 में ही लिखा गया था। यह इनकी खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह है। इनका खड़ी बोली में रचित काव्य संग्रह। याद रखना है आप लोगों को ये भी, काव्य संग्रह। ठीक है। अब महाराणा का महत्व आ गया। ठीक है। ये 1914 में लिखा गया था, 1914 ईस्वी में। याद हो जाएगा ये। प्रेम पथिक, चित्राधार, करुणालय, कानन कुसुम और महाराणा का महत्व। 1905 से 13 कह सकते हैं, चित्राधार 1900 से 9, 1913 और महाराणा का महत्व 1914।
अब झरना आता है 1918 में। इसे छायावाद की प्रथम रचना कहा जाता है। इसे छायावाद की प्रथम रचना कहा जाता है, कहा जाता है। और इसी में ना एक कविता है प्रथम प्रभात, प्रथम प्रभात एक कविता है, इसी के अंदर संकलित है, इसी में संकलित है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना भाई, थोड़ा सा याद कर लेना। आंसू कब लिखा गया? 1925 ईस्वी में। यह स्मृति काव्य है या विरह काव्य के अंतर्गत लिखा गया है, यानी कि इनका स्मृति काव्य कहा जाता है। गीतों का संग्रह है इसमें, स्मृति काव्य। लहर कब लिखा गया? 1933 ईस्वी में। और कामायनी कब लिखा गया? 1935 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में। ध्यान रखना। अब थोड़ा सा हम लोग कामायनी के बारे में पढ़ें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। देखो कामायनी, कामायनी कब लिखी गई? 1935 ईस्वी में। ठीक है, कामायनी जो है बेटा, यह इनकी अंतिम व सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। प्रसाद की अंतिम व सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें कुल है ना, कुल 3 ही पात्र हैं, कुल 3 ही पात्र हैं, 3 ही पात्र हैं। कौन कौन? मनु, ईड़ा और श्रद्धा। कौन कौन है? एक मनु है, एक ईड़ा है, एक श्रद्धा है। और श्रद्धा को ही कामायनी कहा गया है, कामायनी। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब यहाँ ना मनु को तो मन का प्रतीक बताया गया है, मनु को मन का प्रतीक बताया गया है। ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक बताया गया है, बुद्धि का प्रतीक बताया गया है, बुद्धि, बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। और श्रद्धा को हृदय का प्रतीक बताया गया है, हृदय का प्रतीक बताया गया। याद कर लोगे क्या? कैसे याद करोगे? कि आपसे पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद की अंतिम व सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? कामायनी। कामायनी में बाद में बात करें कुल कितने सर्ग हैं, कुल कितने नहीं है, कुल कितने पात्र हैं प्यारे बच्चों, तो आपको याद रखना है। कितने हैं बताइए जल्दी से, कितने पात्र हैं? 3। कौन कौन से? मनु, ईड़ा और श्रद्धा। श्रद्धा को हृदय का प्रतीक बताया गया है, ईड़ा को बुद्धि का प्रतीक बताया गया है, और मनु को मन का प्रतीक बताया गया। इसके अलावा और भी अन्य पात्रों की हम लोग बात करें। अन्य पात्र, अन्य पात्र, एक कुमार है, कुमार को किसका प्रतीक बताया गया है? मानव को। एक आकुली किरात, जो किसका प्रतीक है? सॉरी, आकुली किरात किसका? आसुरी शक्तियों का, राक्षस का। ठीक है, आकुली किरात, आकुली किरात, किरात किसका प्रतीक बताया गया है? आसुरी शक्तियों का, यानी राक्षस का, आसुरी शक्तियों का प्रतीक बताया गया है। ये आपको याद रखना है। अब ये रचना है ना, क्यों लिखी गई? कामायनी आनंदवाद की स्थापना करने के लिए। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इसकी स्थापना, इस रचना का लक्ष्य, ऐसे लिखो, इस रचना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? आनंदवाद की स्थापना करना, आनंदवाद की स्थापना करना था। इसमें कुल कितने सर्ग हैं? इसमें कुल, बताइए जल्दी से, इसमें कुल 15 सर्ग हैं प्यारे बच्चों। अब सबसे पहला सर्ग कौन सा है? चिंता सर्ग, प्रथम सर्ग, प्रथम सर्ग कौन सा है? चिंता, जिसका कुछ भाग 1928 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, सुधा पत्रिका में भी प्रकाशित हुआ था। अंतिम सर्ग कौन सा है? अंतिम सर्ग, अंतिम सर्ग आनंद है, ये ध्यान रखना है। अब यदि आपको 15 के 15 याद करना है तो एक ट्रिक्स बता रहा हूं, ध्यान रखना, उसको याद करनी होगी आप लोगों। देखो भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा प्यार बच्चों। गागर में सागर कैसे भरते हैं वो मैं बता रहा हूं, और याद कैसे करना है, समझना कैसे, वो मैं बता रहा हूं साथ में। तो कैसे याद करेंगे? ये लाइन याद करनी है, बोलो मेरे साथ साथ।
चिया सरका वालक, बोलो चिया सरका वालक, बोलो ई सनसनी दरा, ऐसे याद करोगे। चिया सरका वालक ई सनसनी दरा, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा, ऐसे याद करना है आपको। ईर्ष्या ईड़ा है शोपन, ऐसे संघर्ष, ऐसे याद करना है, ऐसे ऐसे, और ये आनंद, ऐसे याद करना है आप लोगों को। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। बोलो चिया सरका वालक, बोलो जल्दी से, चिया सरका वालक। चिया से क्या बनता है? चिंता। आ से क्या बनता है? आशा। सर से क्या बनता है? श्रद्धा। बताइए का से क्या बनता है? काम। और वा से क्या बनता है? वासना। ल से क्या बनता है? बताइए जल्दी से, लज्जा। ल से क्या बनता है? लज्जा। कैसे फिर क्या बनता है? कर्म। और ई से क्या बनता है? ईर्ष्या। ईर्ष्या। और ई से क्या बनता है? ईड़ा। अरे भाई देखो, याद तो करना ही पड़ेगा ना आप लोगों को, ऐसे तो हो नहीं सकता कि बिना याद करे हो जाए। फिर श से क्या बनता है? श्वपन। फिर श से क्या बनता है? संघर्ष। से आधे श से श्वपन, फिर श से संघर्ष, ठीक है। नी से क्या बनता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से, नी से क्या बनता है? निर्वेद। क्या बनता है? निर्वेद। फिर है द से दर्शन, फिर रह से रहस्य, और आ से आनंद। ऐसे याद करना है आप लोगों को। तो चिंता आशा श्रद्धा कामना वासना लज्जा कर्म ईर्षा ईरा शोपन संघर्ष निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। एक बार याद कर लिया ना, ऐसे ऐसे ऐसे, चिया सरका बालक ई सनसनी दरा, बस ज्यादा याद नहीं करना भाई। अब देखो, अब इस रचना को किस किस विद्वान ने क्या क्या कहा। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने इस रचना को क्या क्या कहा? मानवता का रसात्मक इतिहास कहा, और नए युग का काव्य भी कहा है। तो क्या कहेंगे? नंद दुलारे वाजपेयी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे क्या कहा गया है? मानवता का रसात्मक इतिहास, मानवता का रसात्मक इतिहास, इतिहास, और नए युग का काव्य भी कहा है, नए युग का काव्य भी कहा है। और रामधारी सिंह दिनकर का एक निबंध है, दोष रहित दोष सहित, ध्यान रखना। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध में, ने अपने निबंध, याद रखना है किस, जिसका नाम क्या है? दोष रहित दोष सहित। तो क्या कहा है इस रचना के बारे में? क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि रामधारी सिंह की इस रचना को या इस कल्पना को मैं संदान मात्र आदि या उससे अधिक मानता हूं। तो क्या कहेंगे? इस विलक्षण कथा को, याद रखना, इस क्या कहा है? इस विलक्षण कथा को, इस विलक्षण कथा को, कथा को क्या कहा है? संदान मात्र, इस विलक्षण कथा के संदान मात्र को मैं आदि या उससे अधिक कविता मानता हूं। इस विलक्षण कथा को संदान मात्र, संदान मात्र आदि या उससे अधिक, उससे अधिक कविता मानता हूं, मानता हूं। तो आपको ज्यादा याद नहीं करना, इसमें पूरा याद मत करना, जैसे कि काफी बार भूल भी जाओ ना, ऐसे याद रखना, संधान मात्र, संधान मात्र। तो आपको याद रखना, संधान मात्र आदि या उससे अधिक कविता कौन मानता है?
मानवता का रसात्मक इतिहास कौन कहता है, नए युग का काव्य कौन कहता है, आपको इस प्रकार से याद करना होगा। अब इन्होंने जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, भाई किसको आधार मानकर लिखा, तो ये किससे प्रभावित हुए थे, ये शतपथ ब्राह्मण से प्रभावित हुए थे, ये ध्यान आपको रखना होगा। तो क्या कहेंगे, प्रसाद जी ने कामायनी की प्रेरणा कहाँ से ली, शतपथ ब्राह्मण से ली, ये ध्यान रखना है। प्रसाद जी ने कामायनी की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त की, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कामायनी के बारे में काफी हो गया आप लोग। और बात करें इन्होंने और क्या क्या लिखा, तो इनको ध्यान रखना, उपन्यास लिखे इन्होंने। उपन्यास कितने लिखे, 3 लिखे बेटा। एक लिखा कंकाल, एक लिखा तितली, एक लिखा इरावती। ठीक है, ये 1929 में लिखा गया था, ये 1932 में लिखा गया था, और ये 1934 में लिखा गया था। ये अपूर्ण है, ठीक है। और ये जो कंकाल है ना, ये यथार्थवादी उपन्यास है, याद रखना, यथार्थवादी उपन्यास। और ये है ना, ये आदर्शवादी उपन्यास है, आदर्शवादी उपन्यास है, याद रखना है। पूछा जाएगा कि बताइए प्रसाद जी का यथार्थवादी उपन्यास कौन सा है, तो आप कहोगे कंकाल। और तितली उपन्यास कैसा है, आदर्शवादी। उसके अलावा और कौन सा उपन्यास लिखा, इरावती, वो कैसा है, वो अधूरा है, ध्यान रखना है। कैसा है प्यारे बच्चों, अधूरा है। अब इसके अलावा इन्होंने कहानियां भी लिखी थी, क्या लिखी थी, कहानियां भी लिखी थी। ठीक है, 1929, अरे 1 मिनट रुको, ये 32 में, ये 34 में, और ये 38 में, सॉरी बेटा, ये 34 उल्टा लिख दिया, और ये 38, ये 38, ये क्रम है, ध्यान रखना। कंकाल, तितली, इरावती, इनका ईस्वी बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछ भी ले तो याद रखना। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये यथार्थवादी है और ये आदर्शवादी उपन्यास है। इसके अलावा और क्या क्या लिखी, कहानियां लिखी इन्होंने। कहानियां कौन कौन सी लिखी, कहानियां, एक तो लिखी आंधी, एक लिखा इंद्रजाल, एक लिखा पुरस्कार, एक लिखा प्रतिध्वनि। ये ध्यान रखना, आंधी हो गया, इंद्रजाल हो गया, पुरस्कार हो गया, प्रतिध्वनि, ये याद रखना है आप लोगों को। इसके अलावा और क्या क्या लिखा, तो इन्होंने कविताएं भी लिखी थी। कविताएं कौन कौन सी लिखी, एक तो लिखी उर्वशी। उर्वशी कब लिखी, 1909 ईस्वी में, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यह गद्य पद मिश्रित रचना है, ध्यान रखना, मिश्रित कविता है। और गद्यपद मिश्रित रचना को क्या कहा जाता है, चंपू काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और कौन कौन सी कविताएं लिखी, रामराज्य लिखा, और कौन से लिखा, वन मिलन, और क्या लिखा, शोकोच्छ्वास। ठीक है, इसके अलावा रामराज्य हो गया, वन मिलन हो गया, शोकोच्छ्वास हो गया, बब्रुवाहन, ये इनकी क्या थी, ये इनकी कविताएं थी। याद करना, यहां से सवाल पूछा जाएगा 100%। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, याद रखना है, छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, नंबर 2, छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, और इन्हें छायावाद का जनक भी कहा जाता है, छायावाद का जनक। अब मुझे बताइए, इन्हें छायावाद का जनक कौन कौन से विद्वान मानते हैं। एक तो मैं बता देता हूं, इलाज चंद्र जोशी, और तुम बताओ जल्दी से फटाफट इन्हें, और छायावाद के ब्रह्मा के नाम से और कौन कौन जानते हैं छायावाद का जनक के लिए। तो मैंने बताया ना, एक तो इलाज चंद्र जोशी, और एक और है गणपति चंद्र गुप्त। इलाज चंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं इन्हें छायावाद का जनक, गणपति चंद्र
गुप्त। ठीक है। अब कुछ आलोचक इन्हें और क्या कहते हैं, कुछ आलोचक, आलोचक क्या होता है, जो कमी व दोष निकालते हैं। कुछ आलोचक इन्हें झारखंडी कहते हैं, झारखंडी कवि कहते हैं, या झारखंडी कहते हैं। ये ब्रज भाषा में ना कलादर उपनाम से लिखते थे। ये ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से लिखते थे, ये याद रखना है। और बात करें तो इन्हें पुरातनपंथी भी कवि कहा जाता है, इन्हें झारखंडी कवि भी कहा जाता है, और इन्हें ये कलाधर से तो लिखते थे। और क्या क्या कहा जाता है बेटा, और किसी को? हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने 1909 ईस्वी में हिंदू पत्रिका का संपादन किया था। उसी से इनकी साहित्य यात्रा आरंभ होती है और कामायनी तक लगातार चलती रहती है। 1909 ईस्वी में हिंदू पत्रिका के संपादन से इनकी साहित्य यात्रा प्रारंभ होती है और कामायनी तक लगातार चलती है। बस ये ध्यान रखना है जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। ज़्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को। देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया, बताया आप लोगों को जयशंकर प्रसाद के जन्म और निधन के बारे में। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब होता है अभी? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है 1889 में, काशी में होता है। निधन कब होता है? 1937 में। और मात्र 48 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और सुंगनी साव में इनका जन्म हुआ था। रचनाएं कौन कौन सी हैं? बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रेम पथिक हो गया, चित्राधार हो गया, करुणालय हो गया, कानन कुसुम हो गया, महाराणा का महत्व हो गया, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया, कामायनी हो गया। इनका समय आप लोगों को याद करना होगा। इसके अलावा कामायनी के बारे में हमने बताया कि यह इनकी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं और 3 पात्र हैं, मनु, ईड़ा और सरदा को कामायनी कहा गया है। 15 सर्ग में प्रथम कौन सा है? बताओ प्रथम सर्ग कौन सा है इनका? मैंने बताया था अभी, कौन सा सर्ग है प्रथम? चिंता। और याद कैसे करें 15-15 को? तो चिया, सरका, वालक, ई, सनसनी, दरहा। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। तो जैसे चिया, चिंता, आशा, सरका, सरदा, कासे, काम, फिर वालक, ठीक है, ल से लज्जा, कैसे कर्म, रह से रहस्य, सैसे सौपन, सैसे संघर्ष, ई से ईड़ा और ई से ईर्षा, द से दरा, द से दर्शन। ठीक है, इस प्रकार से याद करना। और अंतिम सर कौन सा है? आनंद। और आनंदवाद की स्थापना करना इस रचना का प्रमुख उद्देश्य माना गया। और नंद दुलारी वाजपेयी ने इसे मानवता का रसात्मक इतिहास और नए युग का काव्य भी कहा है। और हम इसके बारे में बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपने निबंध दोष सहित और दोष रहित में क्या कहा था कि इस विलक्षण कथा को मैं संदान मांतर आदि से अधिक कविता में इसे मानता हूँ। ये याद रखना। इसके अलावा हमने इनकी कहानियाँ भी पढ़ी। कौन कौन सी कहानियाँ? आंधी हो गया, इंद्रजाल हो गया, पुरस्कार हो गया, प्रतिध्वनि हो गया। इसके अलावा इनके उपन्यास हैं 3, कंकाल, तितली और इरावती आधा है, इन्हें पूर्ण इनका उपन्यास माना जाता है। जो कंकाल है वह यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है और तितली इनका यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है। इसके अलावा इनकी क्या बोलते हैं कविताएं याद रखनी है। कविताएं कौन कौन? उर्वशी सबसे महत्वपूर्ण 1909 में लिखी गई थी। प्रेम राज्य 1909 में लिखी गई। वनमिलन 1909 में लिखी गई। याद रख लेना ये सब। ठीक है, इसके अलावा बब्रुवाहन है। लेकिन उर्वशी के बारे में याद रखना है, ये चंपू काव्य है, यानी कि गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। इसके अलावा इन्हें छायावाद का प्रवर्तक, छायावाद का जनक कहा जाता है। छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। छायावाद का जनक इलाचंद्र जोशी और गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं। और हम लोग की बात करें, इन्हें झारखंडी कवि भी कहते हैं कुछ आलोचक, और इन्हें कुछ पुरातनपंथी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने पुराणों की या भारतीय संस्कृति की, भारतीय इतिहास की इन्होंने सहायता ली थी अपना साहित्य लिखने के लिए। अब याद करें तो इनको ब्रज भाषा में कलाधर उपनाम से लिखते थे और इनकी साहित्य यात्रा प्रारंभ होती है 1909 ईस्वी से हिंदू पत्रिका के संपादन से और कामायनी तक अनवरत चलती ही रहती है।
कंकाल 1929 में उपन्यास प्रकाशित हुआ, तितली 1934 में और इरावती जो अधूरा है वो 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इस प्रकार से यदि आप लोग पढ़ेंगे ना एक एक कवि लेखकों के बारे में, तब आप 75 में से 75 सवाल हल कर पाओगे प्यारे बच्चों। आप सोचो कि हम लोग इन्हें ऐसे ही सीधा सीधा याद कर लें, 2-4 कहानी, 2 एक उपन्यास, एक रचना, नहीं बेटा, सीधा सीधा सवाल आएगा कहाँ से, आंसू, लहर, कामायनी को क्रम वाइज लगाइए तो 25, 33, 35 ऐसे याद करना है। तो ऐसे ही आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कूपन कोड का प्रयोग करें और जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा और आप लोग एस्पिरेशन बैच में जुड़ सकते हैं आप मेरे साथ में। तो इसी प्रकार का आपको पढ़ना है तो गागर में सागर भरना है तो, और 75 में से 75 सवाल सही करने हैं तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।